उसका कनेक्शन केरल के संगठन के साथ जरूर निकल आता है। और अब संगठन को लेकर हुआ एक बहुत बड़ा खुलासा। यूपीएसटीएफ की माने तो गरीब मुस्लिम नौजवानों को फंसाकर कट्टरपंथी और जिहादी बना रहा है पीएफआई। रोजगार और सबसे गरीब आदमी को ये टारगेट करते हैं। केरल से पकड़े गए पीएफआई के एक मास्टरमाइंड रऊफ और मेरठ से पकड़े गए बहराइच के मसूद की गवाही से पीएफआई के जिस नेटवर्क का पता चला है उसे जानकर यूपीएसटीएफ के भी होश उड़े हुए हैं। पत्रकार सिद्दीक कप्पन और मथुरा से पकड़े गए अतीकुर रहमान के खातों में पिछले 2 साल के अंदर 2 करोड़ रुपए के फंड ट्रांसफर हुए थे। तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि रऊफ को खाड़ी के देशों से फंडिंग हो रही थी और इसमें से रऊफ शरीफ ने 2 साल के अंदर सिद्दीक कप्पन और अतीकुर रहमान को 31 लाख रुपए दिए थे, जो आगे पीएफआई के दूसरे सदस्यों तक पहुंचाए गए थे। और विदेशों से फंडिंग तब हो रही थी जब देश में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो रहे थे। हमें अंदाजा हो गया था कि फसाद की फंडिंग का पूरा नेटवर्क बेहद खतरनाक है, लिहाजा हमने पता लगाने की कोशिश की कि ये पैसे खर्च कहाँ होते थे। बेरोजगार और सबसे गरीब आदमी को ये टारगेट करते हैं। पंचर जोड़ने वाला उसको पढ़ाने लगते हैं, उसका एडमिशन कराते हैं। कितने को तो नौकरी दिलवा चुके हैं पढ़ा लिखा के। वैसा नहीं फर्जी नहीं, पढ़ा लिखा के उसको अब आप हमारे संगठन के लिए, हमारे इस फ्रंट के लिए काम करेंगे। यूपीएसटीएफ का ये बहुत बड़ा खुलासा था, क्योंकि जांच में पता चला था कि पुलिस ने मेरठ से केरल के कप्पन के साथ बहराइच के जिस लड़के मसूद को पकड़ा था उसे भी पीएफआई ने कुछ इसी तरह झांसे में फंसाया था। लिहाजा हकीकत की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम बहराइच की ओर रवाना हुई। मेरठ से पकड़ा गया मसूद बहराइच के जरवल गांव का रहने वाला था। हमने मसूद का घर ढूंढ निकाला। दिल्ली से हाथरस जाते वक्त मथुरा से 4 लोगों को पकड़ा गया। उन पर आरोप लगा कि वो पीएफआई के सदस्य हैं और बहराइच के जरवल का रहने वाला मसूद अहमद का परिवार है, उनके पिता हैं और उनके भाई भी हैं। उन लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि सबसे पहले शकील साहब से बात करेंगे, मसूद के पिताजी हैं। ये बात निकल करके सामने आ रही है कि लगातार फंडिंग की जा रही थी, पैसे दिए जा रहे थे और जामिया में आपका बेटा पढ़ रहा था। क्या कहेंगे इस पर? इसके बारे में हम यही कहेंगे कि फंडिंग वंडिंग कहीं नहीं है, ये ऐसे फंसाया जा रहा है। बच्चा काबिल है, पढ़ रहा है, इसी वजह से लोग इसको फंसा रहे हैं। पैसे हम लोग देते थे 1000-2000, वो ट्यूशन भी पढ़ाता था, कहीं से कोई पैसे नहीं है और हम लोग देते थे अपना। इस बात को कितना मानते हैं कि पैसा उसको बाहर से मिलता रहा होगा या उसे 10, 20, 50 रुपये हमसे मांगता था, यहाँ रहता था, तो हम मान ही नहीं सकते हैं ये बात। वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते थे कि आप हमारी गतिविधियों में, गलत गतिविधियों में शामिल हुई है? नहीं, ऐसे ये सब कुछ है ही नहीं। पता नहीं कहाँ से लोग ले आते हैं क्या कि वो कोई फंसाए हुए क्या है, ये कुछ भी नहीं है। हम लोग के जानकार, हम लोग से डेली कॉल होती थी, क्या हुआ कैसे, हम लोग को सब पता है। आरोपी मसूद के घर वालों से बातचीत के बाद ये पता चल चुका था कि ये परिवार गरीब है और उनका लड़का होनहार। इस बात की पुष्टि आसपास के मोहल्ले वालों ने भी की। लॉकडाउन लगा तो वो एक्चुअली यहाँ आया हुआ था, परेशान नहीं था। हम भी जरूरत पड़ती थी, कहता 100 रुपये दो, तो हम देते थे खर्चा। तो इनकी हालत देख रहे हैं आप, गाड़ी बंगला सब कुछ होता है इनके पास, कुछ है यहाँ? मतलब यूपीएसटीएफ ने पीएफआई के मंसूबों को लेकर जो खुलासे किए थे वो मसूद के केस में फिट बैठ रहे थे। मसूद के घरवाले बताते हैं कि वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और ट्यूशन पढ़ाकर खर्च निकालता था, लेकिन बहराइच का गरीब मसूद मेरठ में केरल के लोगों के साथ क्या कर रहा था, इसका जवाब आरोपी मसूद का परिवार नहीं देता है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर देश विरोधी साजिशों और हरकतों की चर्चा काफी पहले से है। न्यूज नेशन ने भी पिछले दिनों एक तफ्तीश में पाया था कि भारत और नेपाल के सरहदी इलाकों में दोनों ओर अचानक बड़ी तादाद में मदरसे और मस्जिदें बनने लगी थी। गरीबी, फटेहाली और कम आबादी वाले इलाकों में ऐसी मस्जिदें देखकर खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में से बहराइच और मुजफ्फरनगर 2 ऐसे जनपद हैं जहां पर पीएफआई ने पिछले कुछ सालों में अपने पैर पसारने की कोशिश की है और उस पर सफल भी हुआ है। यानी पीएफआई अपनी जड़ें गहराता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गहरी पैठ बना चुका है बहराइच और मुजफ्फरनगर में। अगर बहराइच की बात की जाए तो बहराइच में और मुजफ्फरनगर में पीएफआई के सदस्यों के बारे में जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मस्जिदों में जाकर ये भोले भाले लोगों को अपना न सिर्फ पीएफआई का, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एजेंडा बताते हैं, बल्कि उस एजेंडे में शामिल भी कर लेते हैं। इस गलत एजेंडे में शामिल करने के बाद
उनका इस्तेमाल करते हैं और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए उन लोगों का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन सवाल था, महज 10-15 साल पुराने संगठन के इतने खतरनाक नेटवर्क बन कैसे गए कि उसने अरब देशों से लेकर नेपाल बॉर्डर तक साजिशों का जाल बुन लिया। इसका राज यूपी एसटीएफ ने हमें बताया। नहीं, ये सभी लोग देखिए, जो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इससे आज का थोड़ी 84 वगैरह से सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बहुत इनके स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं, जो थोड़ा भी लाइट में आता है उसको बदल देते हैं, दूसरा बना लेते हैं अपना। ये तो इनकी बहुत बड़ी संगठन है, बड़ी संस्थाएं हैं, सब कई तरह से चलाते रहते हैं। यानी जो संगठन का बदनाम होने लगता है, रडार पे आ जाता है, तो उसका नाम चेंज कर देते हैं, उस व्यक्ति को भी चेंज कर देते हैं। कैसे से मतलब? दूसरे को बना लेते हैं। स्लीपिंग मॉड्यूल्स जो है रहता है, जो कोई लाइट में आ गया, चाहे पुलिस उसके यहाँ पहुँचने लगी, तो उसको चेंज करके दूसरे के माध्यम से काम करने लगते हैं। हमें भी पड़ताल के दौरान पता चला कि केरल का पी कोया, जो सिमी का संस्थापक था, वो पीएफआई का भी फाउंडर है। पीएफआई का चेयरमैन ई अबू बकर सिमी का सचिव रहा है। पीएफआई का पूर्व चेयरमैन ईएम अब्दुल रहमान सिमी का राष्ट्रीय महासचिव रह चुका है। केरल का पीएफआई प्रदेश अध्यक्ष नसीरुद्दीन सिमी का भी प्रदेश अध्यक्ष रहा है। केरल में पीएफआई का प्रदेश सचिव अब्दुल हमीद पहले सिमी का प्रदेश सचिव था। मतलब संगठन का नाम बदल गया, लेकिन देश विरोधी हरकतें जारी रखी। और इसकी तस्दीक हमने यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से भी की। सिमी जब बैन हुई थी तो उसके काडर्स और अंसार पीएफआई में शामिल होकर के वही रणनीति भारत विरोधी और जन विरोधी उनके द्वारा पीएफआई में प्रचलित की गई है और प्रचलित कर रहे हैं। विक्रम सिंह ने सिमी की करतूतें भी देखी थी और अब पीएफआई के तमाम कारनामों के बारे में भी सुन रहे हैं। इन्होंने ही हमें बताया कि सिमी और पीएफआई कैसे मदद के नाम पर गरीब बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करके दहशतगर्दी के रास्ते पर धकेलते हैं। पीएफआई जो बाहर की फंडिंग प्राप्त करने के उपरांत भोले भाले विद्यार्थियों को पहले उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद के नाम पर थोड़े बहुत पैसे देगा, बाद में उनको गुमराह करके आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित करेगा। और इसकी मिसाल यूपी में भी मिली, क्योंकि जब हाथरस कांड को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, तब केरल में पीएफआई की नजरें यूपी में दंगे भड़काने पर थी। हाथरस में दलित लड़की की हत्या को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे और इस गुनाह की आड़ में एक भयानक जातीय दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई ने एक फर्जी पत्रकार बनाकर केरल से सिद्दीक कंपन को सबसे पहले दिल्ली भेजा। उसके साथ में दिल्ली दंगों के आरोपी दानिश को संपर्क किया गया और साथ में प्लानिंग तैयार की गई दिल्ली में किस तरह से दंगे को भड़काना है। बाकायदा पोस्टर्स और बैनर भी तैयार करने शुरू कर दिए गए। उसके अलावा आलम से भी संपर्क किया गया, जो कि रामपुर का रहने वाला। उसके साथ में बहराइच और मुजफ्फरपुर से भी 2 लोगों को, जिसमें अतीकुर रहमान और मसूद थे, उनको भी संपर्क करके बुलाया गया। इन सबको लेकर के जो सिद्दीक कंपन, जो कि केरल से जिसको लाया गया था, फर्जी पत्रकार जो कि था, उसको लेकर के वो हाथरस उनको लेके जा रहा था। लेकिन तभी मेरठ के मांड थाना इलाके में चारों के चारों पकड़ लिए गए। शुरुआती जांच में मिले सबूतों के आधार पर पुलिस के कान खड़े हो गए। जांच एसटीएफ को सौंपी गई, लेकिन भांडा फूटने के डर से पीएफआई ने प्रपंच शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केरल के पत्रकार संगठन की ओर से अर्जी दी गई कि सिद्दीक कप्पन को फर्जी फंसाया गया है। तब यूपी एसटीएफ को सुप्रीम कोर्ट में राजफाश करना पड़ा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सिद्दीक कप्पन फर्जी पत्रकार है, क्योंकि इसने जिस मीडिया समूह का पत्रकार होने का दावा किया था, वो 2018 से ही बंद पड़ा है। यूपी सरकार ने कोर्ट को ये भी बताया कि सिद्दीक कप्पन का सीधा कनेक्शन पीएफआई और फसादी फंडिंग से है। इतना ही नहीं, पीएफआई के रिश्ते आईएसआईएस जैसे विदेशी आतंकी संगठनों से भी हैं। इस संगठन के जिहादी कारनामों की फहरिस्त कम लंबी नहीं है। केरल की सरकार ने 2012 में ही हाईकोर्ट में कहा था कि पीएफआई के लोग 27 हत्याओं में शामिल हैं। ये लोग आरएसएस और सीपीएम के कैडर्स की हत्या कर रहे हैं। 2014 में भी केरल सरकार ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें कहा कि पीएफआई के लोगों पर 86 मर्डर केस दर्ज है। और ऐसी तारीख रखने वाला संगठन अब उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से पांव पसार रहा है। हाथरस कांड की जांच के दौरान यूपी एसटीएफ की तफ्तीश में जो सुराग मिले, उससे ये पता चलता है कि पीएफआई को विदेशों से फंडिंग मिल रही है। पीएफआई के लोगों का दंगे के आरोपियों से कनेक्शन है।
पीएफआई गरीब मुसलमान नौजवानों को मदद के नाम पर जिहादी बनाना चाहता है। यूपीएसटीएफ और ईडी को पीएफआई के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। ऐसे में आशंका है कि अगर जांच एजेंसियों के आरोपों की तस्दीक अदालत में हो जाती है तो पीएफआई पर बैन लगाया जा सकता है। बहराइच से रतीश त्रिवेदी और लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।